जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आज हमारा छठवां चैप्टर है। ये छठा चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे। छठा चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों के बारे में जानेंगे। इसमें उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों के बारे में जानेंगे। इसमें दिया है जैसे अमेजन नदी के बारे में दे दिया गया है। अमेजन नदी के बारे में, अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन नदी में, अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में दे दिया गया है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यही कह रहा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा, मकर रेखा एवं मकर रेखा, मध्य भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री, दक्षिण में 10 डिग्री, मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इसके मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसे हम पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं, पृथ्वी क्या है, एकदम जीरो गोल है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में भूमध्य रेखा काटे। अब इसके ऊपर क्या है, ये कर्क रेखा है, ये क्या है, मकर रेखा है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, मकर रेखा। अब ये हम समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तर ये हो गया, ये उत्तर हो जाएगा, छोटा बना है मगर आप समझिएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक। अब ये समझिए कि इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है 10 डिग्री उत्तर में, मतलब 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री क्या है, नीचे में, दक्षिण में, 10 डिग्री दक्षिण में, 10 डिग्री दक्षिण में ये है। ठीक है। अब इसी प्रदेश को कह रहा है कि भूमध्य रेखी प्रदेश के नाम पे जाना जाता है। इसी जगह को 10 डिग्री, मान लीजिए रेखा बनाई है 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण में, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम पे जाना जाता है। इसी जगह से अमेजन नदी ऐसे से करके बहती है, इसी जगह से। अब इसी से आप बताए हैं कि जो भूमध्य रेखा, जो 20 की रेखा है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती हैं भूमध्य रेखाएं, वहां सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, मतलब सीधा पड़ती है, इसलिए वहां गर्मी बहुत होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि इतने भागों में, मतलब 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण में फैला हुआ है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। तो यहाँ गर्मी की वजह से यहाँ कह सकते हैं कि जैसे पेड़ पौधे यहाँ की बहुत विशाल जंगल के रूप में हुआ है। ठीक है। ये अब ये यही कहने का इसका मतलब है। अब ये अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां इनकी मिलकर अमेजन बेसिन बनाते हैं। मतलब कि इनकी सहायक नदियां भी, अमेजन नदी की सहायक नदियां जो है मिलकर एक नदी बेसिन बनाती हैं, मतलब इनका बनाती हैं, जो ये रास्ते में लगभग ये कई देशों से होकर गुजरती हैं। ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला से गुजरती हैं। ये अनेक और देशों हैं जो इतना हमारी किताब में दिया हुआ है। तो ये ब्राजील, पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर, वेनेजुएला से, मतलब ये नदियां बहती हैं। इनकी सहायक नदियां जैसे हो जाती हैं, इसमें दिया है अमेजन नदी, बहुत सहायक नदियां इनके मिलकर अमेजन बेसिन बनाती हैं। ठीक है। अब ये इतने देशों से होकर गुजरती, बहुत विशाल नदी है। यहाँ अनेक पक्षी पाए जाते हैं, अजगर पाए जाते हैं, बहुत तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं अमेजन जंगलों से। हम ये अब समझते हैं इसमें अमेजन की जलवायु के बारे में हम समझेंगे। अमेजन नदी में रोज वर्षा होती है,
बिना कोई चेतावनी के, मतलब कह सकते हैं कि जब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है तो यहाँ जब बारिशें होती हैं, पानी होता है तो लगातार बरसता रहता है। यहाँ तापमान जितना दिन में रहता है उतना रात में भी रहता है। मतलब कह सकते हैं कि ये दिन में रोज बारिश होना वहाँ तय है, रोज बारिश होगा, क्योंकि वहाँ पेड़ के बहुत विशाल जंगल बना दिया गया है। क्योंकि अमेजन जंगल को कहते हैं कि विश्व का फेफड़ा के रूप में इनको नाम बताया जाता है, विश्व के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। और ये जो हमारे हमारे पूरे पूरे देश के लगभग यह 20% ये हमें ऑक्सीजन जो है हम लोग को देते हैं। पूरे विश्व में 20% अमेजन जंगल से आज हम आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, ये अमेजन जंगलों से हमें 20% ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ से मिलता है, अमेजन नदी से मिलता है। इसका इतना विशाल है और यहाँ लगातार बारिशें होती रहती हैं। जैसे पेड़ एक तरह से कह सकते हैं कि पेड़ एक दूसरे से ऐसे बने हुए, तो जैसे एकदम छत के माफिक बना दिए जाते हैं। और इसमें जो छोटे पेड़ रह जाते हैं, मान लीजिए ये छोटा पेड़ हो गया, ये छोटा पेड़ हो गया, तो ये सब पेड़े जो होते थे यही नीचे ही दबे रहते थे। यहाँ वैसे जैसे हमारे यहाँ पेड़ हैं वो सब वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ इतने विशाल जंगल है, वहाँ धूप जो है बहुत कम पहुँचती है जंगलों में और लगातार बारिश होती रहती है। वहाँ की नदियाँ जो होती हैं एकदम वो रहता है, इसीलिए ये कह रहा है। तो यही कह, बिना चेतावनी की, कोई चेतावनी नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं, कभी भी बरस के चला जाएगा वहां से पानी। ठीक है, अब ये हम समझेंगे, ये वाला समझेंगे। इसमें वर्षा वन के बारे में, वर्षा वन के बारे में समझेंगे। वर्षा वन का मतलब होता है, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। मतलब प्राणी जात बहुत पाए जाते हैं, जैसे हमारे वन में जो हम देखे हैं अमेजन जंगल के वनों में, तो टूकन पक्षी है, गुंजन पक्षी है, ये पक्षी है। रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। जैसे ये कहते हैं, हम हमारे क्वेश्चन बना देता है, जैसे कि कहते हैं ये टोकन जो होता है, टोकन पक्षी होता है। अब यही पूछता है टोकन क्या है, टोकन अब मालूम रहेगा तब ना बताएंगे आप। तो टोकन जो होता है ये पक्षी होता है, ये पक्षी होता है। गुंजन भी पक्षी होता है, पक्षी है। और रंगीन पक्षी में वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नहीं, यहाँ कह सकते हैं हम कि विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे देखते हैं तोता के जैसे होता है, बड़े बड़े होते हैं, बड़े चोंच वाले, रंग बिरंगे बहुत प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं यहाँ से। क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, तो वहाँ तो बड़े बड़े जानवर रहेंगे, जैसे सांप रहेंगे, अजगर रहेंगे, एनाकोंडा रहेंगे, ये सब रहते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। वही बारे में बताएंगे। अब ये हम समझते हैं, ये वाला हम समझते हैं। प्राणियों में स्थल, ये शायद गलत है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये किताब में टाइप मिस्टेक हो गया। प्राणियों में एवं चींटी, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां हमें अमेज़न जंगलों में पाए जाते हैं। जो चींटी होती हैं, चींटी कहते हैं वहां की बड़ी खतरनाक चींटी होती हैं। चींटी जो आदमी की जान भी तक ले लेती हैं, इतनी विशाल, इतना जहरीली चींटी होती हैं। वहाँ सांप पाए जाते हैं, अजगर हो गया, एनाकोंडा हम आप तो नहीं देखे होंगे, जहां तक टीवी पिक्चर में देखे होंगे, मगर एनाकोंडा जो होता है वो बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, मतलब कहते हैं सांप होता है। तो ये बोआ क्या है? बोआ एक प्रकार से ये भी सांप की प्रजाति है, जो ये इसका एक विशेष वो है कि अपने जानवरों को पकड़ के दबोच के मारता है। ये बोआ ये सांप है। ऐसे ही प्रजातियां पाई जाती हैं, मतलब अमेज़न जंगलों में ऐसे ही कई प्रजातियां वहां पर विशाल अनगिनते मतलब पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक, अब ये हम समझते हैं ये वाला। ठीक है, अब ये समझते हैं वर्षा वन के निवासी।
अब इनके हम इतना तो समझ लिए कि वहाँ जंगलों में क्या पाए जाते हैं, कैसे रहते थे। अब ये समझेंगे हम कि यहाँ के निवासी कैसे रहते हैं, कृषि काम करते हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अमेजोन जंगलें कहाँ हैं, इनका कार्य क्या है, इनमें किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, ये सब बताएं। अब इसमें हम समझेंगे ये वाला वर्षा वन के निवासी, वर्षा वन के निवासी के बारे में समझेंगे। यहाँ के निवासी कर्तन एवं दहन कृषि करते हैं। कर्तन दहन कृषि करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं यहाँ के निवासी। महिलाएं टेपियोक, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। मेनियोक जो होता है एक प्रकार का ये कसावा, इसको कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह होता है, आलू का तरह होता है ये कसावा जो होता है। तो ये जो कृषि का ये काम करते हैं, जो महिलाएं पुरुष होते हैं वह शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, अनेक प्रकार के काम करते हैं। जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि रेगुलर वहाँ शिकार मिल नहीं सकता है मान लीजिए, तो वहाँ कृषि का काम महिलाओं ने करने लगे थे, जिसमें से अनानास उगाने लगे, टेपियोक जो एक प्रकार सा खाने के पौधा, शकरकंदी उगाने लगे, मेनियोक जो कसावा के तौर पे आलू की तरह होता है यूज करते थे, वो उगाने लगे। तो ये सब जरूरी हो गया है लोगों को लिए। अब कर्तन दहन कृषि का मतलब क्या होता है, ये हम सब पहले समझते हैं, इसको मतलब समझना जरूरी होता है। दहन मतलब होता है किसी भी कहते हैं कि आदिवासी या प्राचीन काल से हमारी चली आ रही है कि जंगलों में जब पेड़ को काट कर गिरा दिया जाता था, उसके बाद वहां साफ करके वहां जितने सब कुछ रहते थे वहां जला दिया जाता था, खरपतवार सब रहता जला दिया जाता था, उसको खाद की तरह बना दिया, फिर उसको जोत कर फिर वहां से मतलब वहां से कृषि का कार्य किया जाता था। ये जो मतलब इसको काट कर जलाया दहन किया जाता था और फिर कृषि का काम किया जाता था। अब यहाँ से करने के बाद वो तब करके वहां से फिर दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहां से फिर पेड़ पौधे फिर जाम आते थे, फिर काट कर दहन करते थे, फिर होता था। इनका यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं अमेजन नदी में पहले नदी मार्ग से जाया जाता था। अमेजन नदी में पहले हम समझते हैं, जब इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो अमेजन नदी में जब लोग जाते थे तो वह एक सहारा क्या रहता था, नदियों के सहारे से जाते थे। मगर कुछ दिन बाद यह 1970 के लगभग में 1970 के लगभग में अमेजन में यहाँ एक रोड बनाई गई, ट्रांस अमेजन मार्ग बनाया गया, जो एक मार्ग बनाया गया जब नदी से छोड़कर अब ये रास्ते के अनुसार जाने लगी, रास्ते से मतलब कि नदी से जाएंगे तो कुछ कम सामान वैसे भी दिक्कत होता। जब रोड बना दी गई है 1970 में, ट्रांस अमेजन मार्ग बनाने से सभी जगह पहुंच सकते थे। मतलब ये रोड जब बना दी पूरे जंगल में चारों कोने में ये बना दी गई है, अब ये चारों कोने में पहुंच सकते हैं, चारों कोने में घूम सकते हैं, पहुंच सकते हैं। पहले क्या होता था, नदियों के रास्ते जाना, एक ही जगह पहुंच पाओगे, जहां जहां नदी रहेगी वहीं जा पाओगे। मगर ये जब ये जो रोड बना दी गई है उसके अनुसार अब पूरे नदी में, पूरे जंगल में, इसीलिए जंगलों को बहुत काटा जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि काफी कटाई हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर कटाई हो जाएगा तो पूरा। यही दे रहे हैं कि 1970। अब आइए हम समझते हैं, अब ये हो गया, हम इसमें समझेंगे क्या, ये समझेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन के बारे में। अब हम आ जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा के बीच में। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझेंगे। इसमें एक और कहा जाता है कि गंगा जो नदियां होती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बहुत सुंदर वन डेल्टा का निर्माण भी करती हैं ये। अब डेल्टा के बारे में बताए हैं, पिछला डेल्टा क्या होता है हम समझते हैं। इसमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के अक्षांश के मध्य स्थित है।
अब वो हमारा भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी भाग में है, जिसमें कहते हैं कि 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में फैला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन बेसिन की विशेषताएं मैदानों क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है। इनकी जलवायु मानसूनी है। कहते हैं कि जब ये कहते हैं कि इन बेसिन के क्षेत्रों में चाप झीलों का निर्माण काफी होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी। जब चाप झील के बारे में हम बताए हैं, चाप झील ये होती है जैसे ये नदियां ऐसे ऐसे करके ये निकल रही हैं, तब यही नदियां जो अपना ये लूप चेंज करके ये कटिंग कर देती हैं, तो यही जो ये कट करके इधर बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। चाप झील कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसी को कहते हैं कि जब जगह जगह हमारे उत्तर भारत या कई क्षेत्रों में हम देखते हैं यह नदियों का काफी कटाव हो जाता है, इसलिए चाप झील अलग झील बना लेते हैं। अब यहाँ से काफी प्रकार से सोर्स होता है, कमाने के लिए होता है, मछली पकड़ने वाले वैसे भी लोग रहते हैं, तो ये होता है, चाप झील का निर्माण करते हैं मैदानी क्षेत्र में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, पीपल पाए जाते हैं। साखू, सागवन, पीपल भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में घने बांस पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में घने बांस पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है, मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ठंडी जलवायु में चीड़, देवदार, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी भी पेड़ पाए जाते हैं। मतलब कह रहा है कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ठंडी जलवायु में ठंडी जलवायु में जान लेना, ये चीड़, देवदार, शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। ये ठंडी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठंडी जगह पाए जाते हैं। अब बेसिन में क्या पाया जाता है? बेसिन में हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है, जो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। यही कह रहा है, डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्रों में यह बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, यहाँ के मैदान जो होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ होने का मतलब ये होता है कि चारों तरफ काफी कृषि होती है, खेत होती है, वहाँ घन जनसंख्याएं बहुत अधिक होती है यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों पर, क्योंकि ये समतल एरिया पड़ता है। जब ये पहाड़ों पे इलाकों पे कम लोग रहते हैं, मगर ये समतल एरिया पे काफ़ी लोग रहेंगे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ उपजाऊ के लिए खाने के लिए धान का चावल मिल जाता है, मटर मिल जाएगा, ये सब अलग अलग गेहूँ, चावल, ये सब पूरा व्यवस्थाएं अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक, इसीलिए यहाँ काफ़ी जनसंख्या लोग निवास करते हैं, रहते हैं। धन्यवाद।